तो लास्ट क्लास में मैंने आपको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाया था। उसी सीक्वेंस में एक नया टर्म अभी इनकॉर्पोरेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसको हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। So write down, it is heat content of a chemical system. It is heat content of a system. It is a thermodynamic state function. It is a thermodynamic state function. It is a thermodynamic state function defined as it is a thermodynamic state function defined as H is equal to U plus PV. It is a thermodynamic state function defined as H is equal to U plus PV. Defined as H is equal to U plus PV. अगले पॉइंट में लिखिए, absolute value of enthalpy cannot be calculated. Absolute value of enthalpy cannot be calculated. It is a function of temperature and pressure. It is a function of temperature and pressure. ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है और उसको डिफाइन करते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV से, और एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, और ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अब देखो, अगर हम इसे आइडियल गैस के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो प्रोसीजर देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो अगर हम उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो इट बिकम्स DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। DH is equal to DU plus PdV plus VdP। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फॉर एन आइडियल गैस PV is equal to nRT। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो इट बिकम्स PdV प्लस VdP is equal to nRT। इस फंक्शन को उठा के एंथैल्पी की वैल्यू में पुट करें तो DH is equal to DU प्लस nRT। और आइडियल गैस के लिए आपको बताया था DU की वैल्यू NCV/dt होती है। तो अगर इसी को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं NCV/dt प्लस nRT। तो आइडियल गैस के लिए DH की वैल्यू आ जाएगी NCV प्लस RDT, और CV प्लस R को CP लिख देते हैं NCP/dt। अगर ध्यान से देखो तो ये आइसोबारिक प्रोसेस का हीट कंटेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस का हीट कंटेंट है। ठीक है, तो किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर एंथैल्पी निकालना पड़ेगा तो डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T से निकल आएगा। क्योंकि थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है
इसलिए एक प्रोसेस के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया तो हर प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा। जैसे इंटरनल एनर्जी एनसीपी डेल्टा टी से निकालना है, वैसे इंथैल्पी निकालने का तरीका होगा एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस की जो हीट एनर्जी है वो इसके इक्वल आ रही है। और ध्यान रखना है कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, तो आपने एक प्रोसेस के लिए इसको कैलकुलेट कर लिया है, तो बाकी प्रोसेसेस के लिए भी काम करेगी। ठीक है, ये पॉइंट अलग से मेंशन कर लेना है। फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर एन रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर अ रिवर्सिबल isobaric process, enthalpy is equal to heat। isobaric process का heat भी एनसीपी डेल्टा टी होता है और इसका enthalpy चेंज भी एनसीपी डेल्टा टी आ जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस की enthalpy और heat एक ही बात होती है, बट किसी जनरलाइज प्रोसेस के लिए अगर enthalpy निकालना है तो विल कैलकुलेट इट विद द फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीवी और सीपी जनरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, तो इसलिए मोस्टली हम इसे एनसीपी डेल्टा टी की तरह लिखेंगे। बट अगर कहीं पे भी टेम्परेचर फंक्शन दिया होगा तो आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। दूसरा पॉइंट, आपने थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम पे इस चीज को सीखा होगा कि हम लोग डेल्टा एच जो है इसको एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलने लगते हैं, और डेल्टा ई एक टर्म होता है इसको एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। और फिर डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट कर देते हैं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच ई आती है केमिकल सिस्टम्स के लिए। दूसरा, बॉम्ब कैलोरीमीटर से हमेशा एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, ये पार्ट आपने पहले सीख रखा है। और एक और पॉइंट सीखा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं होती है, बट थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग केमिकल सिस्टम्स के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग जीरो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट और अलग से ऐड कर ले रहे हैं नीचे। सो वन बाय वन, ये सब थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, हम लोग आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन ब्रीफली लिख लो नीचे एक बार। तो फॉर केमिकल सिस्टम्स, फॉर केमिकल सिस्टम्स अगर हम डेल्टा एच को एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर लिखें, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक टर्म लिखते हैं डेल्टा ई, इसको बोलेंगे एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर दोनों का रिलेशन आपने सीख रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच जी आर टी। पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में इसको बहुत थॉरली यूज किया हुआ है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच जी आर टी। यहाँ पर जो डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products minus number of moles of gaseous reactants। Number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants। So delta Ng is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants। ठीक है, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत वाइडली यूज किया, तो आपको इसका आइडिया है। एक पॉइंट बस और लिख लीजिए यहीं पे अलग से नोट बना के। enthalpy of formation, enthalpy of formation of elements present in most stable thermodynamic allotropic form enthalpy of formation of elements present in most stable thermodynamic allotropic form is taken as zero।
कोई भी एलिमेंट अगर अपने थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में होगा, ध्यान रखना इट इज फॉर एलिमेंट्स नॉट कंपाउंड्स। कोई भी एलिमेंट अगर अपने थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें जीरो ले लेना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखें। एग्जांपल में जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, या सिंपली कार्बन सॉलिड भी लिख सकते हैं, सल्फर रोम्बिक, फॉस्फोरस में ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रोमीन की फॉर्म लेंगे तो लिक्विड स्टेट, मरकरी के लिए लिक्विड स्टेट, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड स्टेट हो जाएगा टेक्निकली, और जितने भी मेटल्स हैं उनकी सॉलिड स्टेट। इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन सबकी गैसीय स्टेट इज जीरो। Enthalpy of formation of carbon graphite, sulfur rhombic, phosphorus black, bromine liquid, mercury liquid, metals solid form, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस का गैसियस फॉर्म में जीरो वैल्यू दी जाती है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ा हुआ है। तो किसी भी एलिमेंट के थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। दो बातें ध्यान रखनी है, तो एलिमेंट चाहिए, दूसरा थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म चाहिए। कई बार कार्बन के केस में कार्बन सॉलिड, सल्फर के केस में सल्फर सॉलिड, फॉस्फोरस केस में फॉस्फोरस सॉलिड भी लिखा हो सकता है। तो वहाँ भी कंफ्यूज रहना है, तो उसको भी जीरो अज्यूम कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक ये है कि नेचर में जिस फॉर्म में एलिमेंट मिल रहा है हम उसका फॉर्मेशन जीरो अज्यूम कर ले रहे हैं, मान के चलते हैं कि उसको फॉर्म करने के लिए कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज जीरो वैल्यू। सो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, सल्फर का रोम्बिक, लिक्विड, मर्करी लिक्विड, मेटल्स का सॉलिड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सबकी गैसीय स्टेट जीरो ले लेगा। ऑल्दो इनर्ट गैस के लिए भी जीरो है, बट इनर्ट गैस मोस्टली रिएक्ट नहीं कराते केमिकल रिएक्शन से, तो उनके फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स के केस में ऐसा होता है, कंपाउंड्स के लिए चीज फिट नहीं होती है, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलती है, हमने इसको जीरो अज्यूम किया हुआ है। ध्यान से देखिए, दिस टेकन एज जीरो, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। अगर कभी भी एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो इनको रेफरेंस मानते हो, बाकी की एंथैल्पी कैलकुलेट की जा सकती है। इन सब के लिए हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो अज्यूम कर ले रहे हैं। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एंथैल्पी की वैल्यू हम लोगों ने एनसीपी डेल्टा टी निकाला है, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस, बिकॉज फॉर दिस सॉल्विंग हम लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया हुआ है। और रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस का हीट और एंथैल्पी कंटेंट सेम होता है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, नॉट फॉर ऑल द प्रोसेसेस। और ध्यान रखना है एनसीपी डेल्टा टी इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, अगर आयंस के केस में लिखना है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन भी जीरो लिखा दिया जाता है। एक टर्म और बढ़ाना है तो वो भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है दिस इज आल्सो जीरो। ठीक है, ये भी चाहो तो यहीं पे ऐड कर लो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इज आल्सो टेकन एज जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन करता है तो आपको थोड़ा एंथैल्पी कैलकुलेशन का आइडिया आएगा। तो राइट ऑन 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, राइट ऑन 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 4 moles of an ideal gas initially at 1.5 atmosphere, 4 moles of an ideal gas initially at
1.5 atmosphere and 300 Kelvin is heated to 600 Kelvin is heated to 600 Kelvin where the pressure is 4.5 atm. Four moles of an ideal gas initially at 1.5 atm and 300 Kelvin is heated to 600 Kelvin where the pressure is 4.5 atmosphere. Determine delta U and delta H. Determine delta U and delta H मतलब एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है या बेटर टू से इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज निकालना है. डेल्टा यू डेल्टा एच स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं, इनकी वैल्यू का मतलब बताना जरूरी नहीं होता है. डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज या इसी को एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल सकते हैं और डेल्टा एच होता है एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर. also given also given CVM यानी कि मोलर एंथैल्पी एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज A प्लस BT. देखो यहाँ टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया गया है तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है. एंड A इज इक्वल टू 25 जूल्स पर केल्विन पर मोल and B is equal to 0.03 joules Kelvin square joules per Kelvin square mole. Joules per Kelvin square mole. दिस क्वेश्चन आपको जो मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है वो टेम्परेचर का फंक्शन दे रखा है. तो 4 moles of an ideal gas initially at 1.5 atm and 300 Kelvin is heated to 600 Kelvin where the pressure is 4.5 atm. Determine delta U and delta H. आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन है A प्लस BT. वैल्यू ऑफ A गिवन है, वैल्यू ऑफ B गिवन है. A एंड B आर कांस्टेंट बेसिकली. सो A की वैल्यू 25 जूल्स पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है. B की वैल्यू 0.03 जूल्स पर केल्विन स्क्वायर पर मोल दे रखा है. तो सॉल्व करके आपको डेल्टा यू और डेल्टा एच बताना है. तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज दोनों थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शंस हैं. सो दे डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. आइडियल गैस का केस है इसलिए डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. डेल्टा यू की जगह एनसीबी dt इंटीग्रल ऑफ एनसीबी dt और डेल्टा एच की जगह इंटीग्रल ऑफ एनसीबी dt. सिंपली इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, अभी कुछ खास नहीं करना है. तो सबसे पहले अगर हम डेल्टा यू निकालना स्टार्ट करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी इंटीग्रल ऑफ एनसीबी dt. सीवी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आपको दे रखा है A प्लस BT और A और B की वैल्यूज पता है. टेम्परेचर की इनिशियल और फाइनल लिमिट पता है, 300 केल्विन से 600 केल्विन तक वैरी कराना है. तो सिंपली इंटीग्रेट कर देना है. So this comes out to be integral of value of n is given 4 moles, value of CV is A plus BT, which out to A plus BT के टर्म में लिख लो and dt. Variation of temperature is from 300 Kelvin to 600 Kelvin. ये वैल्यू आपको इंटीग्रेट करनी है. ठीक है. तो पहला टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 4A T2 minus T1 यानी 600 minus 300 प्लस B तो कॉमन हो जाएगा. T dt को इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज T स्क्वायर बाई 2. तो इसका मतलब होगा 4 इंटू B बाई 2 इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है. A और B की वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस इज 4 इंटू 25 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 0.03 by 2 into 600 square minus 300 square.
जो 300 स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लो उसमें से, दिस इज 4 माइनस 1, 3 बचेगा फिर। इसको सॉल्व करके आपको आंसर रिपोर्ट करना है। ये भी आपका आंसर जूल्स में आएगा सॉल्व करके। 46,200. Yes, so it comes out to be 46.2 kilojoule. Perfect. अब इसी प्रोसेस से डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो फिर से डेल्टा एच भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, तो उसके लिए एनसीपी डेल्टा टी लगा देना, और सीपीएम अगर यूज करना है तो वहाँ सीवीएम प्लस आर यूज कर देना है। सो डेल्टा एच की जगह टर्म यूज करेंगे इंटीग्रल ऑफ एन सीपी डी टी। सीपी की जगह लिखेंगे हम लोग सीवी प्लस आर, और सीवी की वैल्यू ए प्लस बी टी की जगह। ये टर्म हो जाएगा एन टाइम्स ए प्लस आर प्लस बी टी। एक टर्म तो कॉमन आ जाएगा बी टी, टी स्क्वायर ऊपर वाले से अगर कैलकुलेशन बचाना चाहते हो तो, और एक इंटीग्रेशन आपको अलग से करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बार 4 टाइम्स ए प्लस आर इंटू 600 माइनस 300 प्लस 4b/2 इंटू 600 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। देखो ये स्मार्ट वर्क होता है। देखो राइट, एक पार्ट पूरा ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हो, तो उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर लेना है। यहाँ पे आर की जगह 8.31 पुट कर लीजिएगा बस। This becomes 4 into 25 plus 8.31 करेंगे तो 33.31 into 300 plus 4b/2, 56.2. 56.18. 103/2 into 300 स्क्वायर into 4 माइनस 1 जूल, यही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी बार आंसर आ रहा होगा 56.17 57.17 किलो जूल। 1000 से और डिवाइड कर लीजिएगा। एक बार दोनों आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए तो फिर आगे चलिए। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम लोग डील करेंगे दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अपना टर्म लिखिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वी कैन सिंपली राइट, यहाँ पे टीटी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अगर एक आइडियल गैस ले रहे हैं, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो NCV/dt होता है या NCV/ΔT होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब इस प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। डेल्टा यू जो कि 0 आ गया आइडियल गैस के केस में, वी कैन राइट Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। में डेल्टा यू 0 पुट कर देंगे तो Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो मतलब अगर किसी आइडियल गैस के लिए आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उस प्रोसेस में आप जितनी भी हीट सप्लाई करोगे तो वो पूरा का पूरा उसका वर्क करके कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है। और जितना आप सिस्टम के लिए काम करोगे, वर्क ऑन का सिस्टम करोगे, उतना वो हीट लॉस कर देगा। यानी ये सिस्टम अपने पास, ये आइडियल गैस का सिस्टम अपने पास कुछ भी रखेगा नहीं। आप जितनी हीट दोगे उतना काम कर देगा, और जितना वर्क आपने इसके लिए कर दिया उतनी ये हीट लॉस कर देगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। So write down for a reversible isothermal process of an ideal gas. नोट बना के पॉइंट लिखिए, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम पे यही क्वेश्चन आता है। एंड बी केयरफुल, आई एम
टेलिंग एवरीथिंग अबाउट आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस नहीं होगा तो फिर डेल्टा यू जीरो लिखना जरूरी नहीं है। तो हमारी बात है राइट डाउन फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर अ रिवर्सिबल isothermal process of an ideal gas, for a reversible isothermal process of an ideal gas, heat given to the system is equal to work done by the system. Heat given to the system heat given to the system is equal to work done by the system work done by the system or heat taken from or work done on the system will be equal to or work done on the system is equal to heat taken from the system or heat lost from the system. Heat lost from the system. ये पॉइंट समझ में आया? मतलब ये सिस्टम अपने पास कुछ भी स्टोर नहीं करेगा। आपने इसको जितनी हीट दी उससे उतना ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और जितना सिस्टम पे वर्क कर दिया आपने उतना हीट लॉस हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो इन दिस सिस्टम कुछ भी स्टोरेज नहीं होती, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। तो P इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब हीट निकालना तो पॉसिबल नहीं है अभी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हीट कैपेसिटी का आइडिया नहीं है। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमें दो ही पता थी, कांस्टेंट वॉल्यूम एक कांस्टेंट प्रेशर। वो दो वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यही चीज हमें अगर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है तो क्लियरली पता है कि क्यू निकाल पाना तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बट वर्क डन निकाल आएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो दैट कैन बी डन। अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है। यहाँ पर जो वर्क डन लिखेंगे W is equal to minus times integral of PdV, and for an ideal gas, क्योंकि ये अब ये इंटीग्रल ऑफ PdV भी केवल तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता होगा। For an ideal gas, you know PV is for an ideal gas, you know PV is equal to nRT. So from here we can get pressure is equal to nRT by V. प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया है, अब हम इसे इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल सकते हैं। सो वर्क डन विल कम आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ nRT by V dV। वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 से V2 लिख सकते हैं। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के, nRT इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ln ऑफ dV by V बचेगा, दैट इज ln ऑफ V। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी माइनस टाइम्स nRT ln ऑफ V2 by V1। माइनस टाइम्स nRT ln ऑफ V2 by V1। ठीक है? आप देखो अगर साइन कन्वेंशन के साथ इसी चीज को डील करना है तो अभी तो मैंने जो साइन निकाला है वो एकदम सही लिखा हुआ है, बट अगर आपको कभी साइन लगाना है तो ध्यान रखना है इस पे पहले मॉड लगा लीजिएगा फिर साइन लगाइएगा, अदरवाइज आपसे गलत हो सकता है। आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहला केस मैंने लिखा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
साइन कन्वेंशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है। मैं दो अलग अलग केसेस में कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो केस वन अगर हमने लिखा तो लेट्स से रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो सर्टेनली V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो जाएगी, तो एक्सपेंशन है। और एक्सपेंशन है तो आपको क्लियरली समझ में आएगा दैट दिस विल बी वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस अपने प्रेशर के थ्रू एक्सपेंड करा रही है, तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम फॉर्मूले से लिखेंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में कैसे लिखा जाता है, माइनस साइन के साथ। तो ये वैल्यू आएगी माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1। देखो यहाँ गलती कैसे होती है, आपने W इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1 सॉल्व करके निकाला, और फिर अपनी तरफ से अगर वर्क डन बाय द सिस्टम का माइनस साइन और लगा दिया तो उल्टा चला जाएगा आपका। समझ आ रही बात नहीं? हम तो यही काम अगर फिजिक्स में करना होगा तो इसी को प्लस लिखना पड़ेगा। ध्यान देने की जरूरत ये है कि V2 ग्रेटर देन V1 है तो ln ऑफ V2 बाई V1 में V2 बाई V1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो ln की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, nRT पॉजिटिव है, तो जब आप मॉड लगाओगे तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव लिखी हुई है और उस पर माइनस साइन अप्लाई करना है। तो ऊपर देखो जो इंटीग्रेशन से लिखा है और जो नीचे लिखा है वो दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई है। जबकि केस 2 में अगर हम इसी का रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन लेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन लिखेंगे तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन लिखेंगे अगर आप, तो V1 ग्रेटर देन V2 आएगा क्योंकि वॉल्यूम कम होगा, तो उसको वर्क डन ऑन द सिस्टम लिखेंगे। अब ये वैल्यू पॉजिटिव लिखनी पड़ेगी आपको, तो अब देखो पॉजिटिव लिखने में भी यही वैल्यू आएगी सॉल्व होके, दिस इज रिटन एज माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1। अब ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है, देखिए अभी भी ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, देखने में आपको माइनस दिख रहा है बट एक्चुअली इट इज पॉजिटिव। व्हाई इट इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ln V2 पे V2 बाई V1 की वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V2 बाई V1 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो वैल्यू लेस देन 1 है उस पर ln अप्लाई करोगे तो वैल्यू नेगेटिव बनेगी, तो ln वाली वैल्यू नेगेटिव और एक माइनस साइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो ये फाइनली पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। अब ज्यादातर केस में यही गलती होती है कि हम साइन कन्वेंशन में मैथमेटिकल साइन मिस कर जाते हैं, ln ऑफ V2 बाई V1 का साइन अगर आप छोड़ दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। या फिर अगर आपको उसको साइन के साथ ही लिखना है तो पहले जो गिवन वैल्यू आपने निकाली है मैथमेटिकली सॉल्व करके उस पर मॉड लगा दो और बाद में प्लस साइन लिख दो तो भी चलेगा। इसलिए मैंने आपको तरीका सिखाया कि जो आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया है उस पर मॉड लगा लो पहले और साइन बाद में अपनी तरफ से लिखो। तो अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल हमेशा कंफ्यूज हुए बिना लिखना चाहते हैं, यहाँ पे पहले W लिख लो, यहाँ पे आपको माइनस साइन लाना है तो माइनस साइन अलग से लिख लो, और अंदर जो भी सॉल्व होके आया माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1, उस पर अगर आप मॉड लगा दोगे तो आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एल एन पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, जो भी आ रहा है उसमें फाइनली मॉड लगा दिया है तो अपने आप देखो सही आंसर आएगा। जबकि दूसरे केस में भी यही चीज़ करनी है तो आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपको साइन कैसे लगाना है, इसमें प्लस साइन लाना था और माइनस एन आर टी एल एन ऑफ V2 बाई V1 पे मॉड लगा दो। या तो साइन आप पहले से प्रिडिक्ट कर लो और फिर सही साइन लगा दो, या फिर आप प्रॉपर मॉड लगा लो जो मैथमेटिकली सॉल्व करके आपने निकाला है और बाद में साइन लगा लो। अगर ये सवाल केवल केमिस्ट्री में आता
तो मैं आपको सीधे सीधे बोल देता कि जो आपने माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन सॉल्व करके निकाला है वो विद साइन आ रहा है, बट आपको चूंकि ये क्वेश्चन साथ में फिजिक्स में भी करना है तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, इसलिए मैंने आपको सेफ साइड बताई। पहले आप मॉड लगा लो, तो वो चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो चाहे केमिस्ट्री क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन खत्म। साइन कन्वेंशन बाद में अपने आप लगा दो। अब यही सवाल फिजिक्स में कर रहे होते तो पहले वाले पार्ट में मॉड की जगह जहाँ माइनस लगाया वहाँ प्लस लगा देते। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे होते तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, मॉड एज इट इज लिखते, जो बाहर माइनस लगाया उसकी जगह प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, और इस वाले में यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देते, तो बस इतना चेंज करना पड़ता, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर हुआ? साइन हमेशा बाद में अप्लाई करिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ भी क्वेश्चन हो आपको कंफ्यूजन आने का स्कोप खत्म। समझ आई बात? इसलिए मैंने आपको बोला कि आप मॉड साइन यूज करने की प्रैक्टिस करो, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। या फिर अगर इसी वैल्यू को साइन के साथ पॉजिटिव देखना है, ये पॉजिटिव ही लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग सीधे एन आर टी एल एन ऑफ वी वन बाई वी टू लिख देंगे। लेकिन इसमें परेशानी है कि बार बार आपको कंफ्यूजन होगा, फाइनल बाई इनिशियल लिखे या इनिशियल बाई फाइनल लिखे, तो वो कलाकारी नहीं करनी है। आपको हमेशा फाइनल बाई इनिशियल ही लिखना है। बस सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसमें मॉड लगा लो और बाद में अपनी तरफ से साइन पुट कर दो, तो फिर कोई कंफ्यूजन बचता ही नहीं। समझ आई बात? तो अब अगर हम वर्क डन इन एडियाबेटिक वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन होगा, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ पी वन बाई वी टू। क्योंकि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है। ये फाइनल फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ये आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब एक बार ये आपका वर्क डन आ गया है तो ऑटोमेटिकली इसी से आप हीट भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि W इज इक्वल टू माइनस क्यू का फॉर्म था या Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का फॉर्म था। तो एक बार आपका W आ गया तो ऑटोमेटिकली Q भी आ गया। तो अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकाल लिया तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। तो बस हमें सिंपली Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन आपको पहले ही बता चुके हैं। इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, तो किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो लिखेंगे। ठीक है, या अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा तो भी क्यू जीरो होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन है क्यू जीरो। रिवर्सिबल के केस में तो और एक स्पेशल कंडीशन लगेगी, सिस्टम हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो भी क्यू तो जीरो आएगा। क्यू जीरो आएगा तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्यू जीरो रखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में आप सिस्टम के लिए जितना भी काम करेंगे, वट एवर विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चीज नोट करा के लिखिए, इसका इंटरप्रिटेशन है। whenever we'll write q equal to delta u, का मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम करके वर्क डन हो रहा होगा। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। So write down this down. Write down in reversible adiabatic process. Sorry, in reversible adiabatic process, write down this. Make a note क्योंकि क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। सीधे सीधे इंटरप्रिटेशन है क्यू डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू का। So write down in reversible adiabatic process. In reversible adiabatic process, in reversible adiabatic process, work done by the system
work done by the system is on the cost of internal energy. Work done by the system is on the cost of internal energy. Work done by the system is on the cost of internal energy, and work done on the system and work done on the system and work done on the system will increase the internal energy of the system, and work done on the system will increase the internal energy of the system. ठीक है, तो सिस्टम में जितनी भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो इंटरनल एनर्जी कम करके होगा, और जितनी भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी वो सब वर्क डन ऑन द सिस्टम की वजह से होगी। ठीक है, अब देखो अगर आपको सिंपली वर्क डन कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू डेल्टा यू है, और डेल्टा यू थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, तो उसको हम लोग सीधे सीधे इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी से सॉल्व करके एन सी वी डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, नॉट फॉर ऑल द केसेस। एन सी वी डेल्टा टी वैल्यू आ जाएगी। बस अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना, और सी वी डेफिनेटली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हुए फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब सी वी की वैल्यू आपको पहले ही निकालना सिखा रखा है, दिस इज आर अपॉन गामा माइनस वन। तो आप यहाँ से अगर वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। ये आपके वर्क डन का फॉर्मूला आ गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हैं। जो मैंने ऊपर नोट्स में लिखा है, कोई नोट वाली बात को समझा रहा हूँ। केस वन में अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, अगर हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसका मतलब जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अगर हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम है तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम होगी। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो एन आर अपॉन गामा माइनस वन तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, बिकॉज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये चीज तो पता है ना, आपको मैंने हमेशा करके दिखाया था गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी, बिकॉज गामा की वैल्यू सी पी बाई सी वी होता है, और सी वी हमेशा सी पी हमेशा सी वी से ज्यादा ही रहेगा। तो गामा ऑलवेज ग्रेटर देन वन, तो एन आर अपॉन गामा माइनस वन पॉजिटिव वैल्यू है, और फाइनल वैल्यू नेगेटिव लानी है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि डेल्टा टी नेगेटिव आना चाहिए। और अगर डेल्टा टी नेगेटिव है तो उसका मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उससे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब ये बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम को हीट दी नहीं गई तो उससे टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिए।
एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आपने सिस्टम को ठीक है ना तो दी है ना ली है, ठीक है, दैट इज ट्रू, बट वर्क डन तो कर रहे हैं ना, तो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने वर्क डन बाय द सिस्टम करा हुआ है, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो इट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ध्यान से और समझो तो वर्क डन बाय द सिस्टम है मतलब एक्सपांशन हो रहा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर रहा है। तो दूसरा केस अप्लाई करें यहीं पे। अगर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा आपकी बार, तो फिर से देखो डेल्टा टी आपकी बार कितना लाना पड़ेगा, पॉजिटिव लाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी, में एन आर और गामा माइनस वन पॉजिटिव वैल्यूज है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव लाना है तो डेल्टा टी पॉजिटिव वैल्यू लानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो उसका सिंपली मतलब है टेम्परेचर इंक्रीजेस। चीज क्लियरली याद रखनी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होने के बावजूद भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। टेम्परेचर चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, और इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फीचर है वो वर्क डन है। तो वर्क डन बाई द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसके बेसिस पे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखो हमने ऊपर से सॉल्विंग करके निकाला हुआ है दैट वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी, और वर्क डन की जगह हम लोग माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी लिख सकते हैं, सी वी की जगह आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यू नो फॉर एन आइडियल गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हम पी की जगह एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से अगर आप प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे तो यू कैन राइट इट एज एन आर टी बाई वी। इसको अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करें तो ये विल कम आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ एन आर टी बाई वी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एन आर अपॉन गामा माइनस वन डी टी। एन आर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, and this comes out to be minus times integral of dv upon v is equal to 1 upon gamma minus 1 integral of dt by t। ठीक है, अब अगर हम दोनों इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें, परफॉर्म बोथ द इंटीग्रेशंस, या अगर इसको और थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करके लिखें तो वी में राइट इंटीग्रल ऑफ dt by t प्लस गामा माइनस वन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dv by v इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म बनेगा। जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा एल एन ऑफ टी प्लस गामा माइनस वन एल एन ऑफ वी, और क्योंकि आप इंटीग्रेशन इनडेफिनेट कर रहे हो तो प्लस सी लिखना पड़ेगा, इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट का इंटीग्रल जीरो होता है, मतलब आप जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप परफॉर्म करा रहे हैं
तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ता है। बिकॉज कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशियल टर्म होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, बस अब इसको अगर सॉल्व करें तो ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b को हम लोग ln ऑफ a इंटू b लिख सकते हैं। ये चीज सॉल्व होकर टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए। किसी भी आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को टी वी पावर माइनस टी वी पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होगा। अब आप टी की जगह अगर पी वी बाई एन आर पुट कर देंगे तो पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। हमारी बात है, इसमें सब्सटीट्यूट करते चले जाओ लाइन से। अगर आप यहाँ पे टी की जगह पी वी बाई एन आर पुट कर दो तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरे एक्सप्रेशन में अगर हम v की जगह एन आर टी बाई पी पुट कर दें तो इससे आ जाएगा p पावर वन माइनस गामा, p पावर वन माइनस गामा t पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के तीन रिलेशंस हो गए तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। मैं रिजल्ट लिख के देता हूँ। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान रखना इरिवर्सिबल प्रोसेस पे ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, तीन रिलेशन ट्रू हो गया आपके पास। पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर पी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस की कंडीशन में पी वी पावर गामा कांस्टेंट, टी वी पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, पी पावर वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसीलिए अगर आपको याद हो तो जब मैंने पहली बार ये चीज बताई थी आपको गामा, तो वहाँ इसको बोला था एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, अगर आपको याद हो तो इसी वजह से बोला था कि ये यहीं से यूज होता है। तो गामा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। वैल्यू निकालना इसके पहले ही सिखा चुका हूँ आपको। गामा इज रिफर्ड एज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और इसकी वैल्यू सी पी बाई सी वी होती है। अगर एग्जैक्ट लिखना होगा कभी भी तो यहाँ से गामा की वैल्यू अगर कभी भी लिखनी पड़ेगी तो इट इज सी पी एम बाई सी वी एम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ओके। ये इसके बाद अगला प्रोसेस लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशन आपको बताई थी, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेम। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में लिखो व्हेन initial and final state of the system is same, when initial and final state of the system is same, when initial and final state of the system is same, it is cyclic process.
अगर साइक्लिक प्रोसेस का इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस में चेंज जीरो आएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिपेंडेंट होता है। और अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है तो किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन का इनिशियल और फाइनल चेंज अगर रिपोर्ट करना होगा तो दैट विल बी ऑलवेज जीरो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखिए, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, for a cyclic process change of any thermodynamic state function for a cyclic process change of any thermodynamic state function will be zero। मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए आप किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन का चेंज चेक करोगे वो जीरो आएगा। चेंज इन प्रेशर जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, और आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, एंथैल्पी चेंज जीरो, एंट्रोपी चेंज जीरो, गिब्स एनर्जी चेंज जीरो, सब जीरो आ जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इसी चीज को और प्रिसाइसली लिखो। सो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो गया, एंथैल्पी चेंज जीरो हो गया, एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो गया। इनमें से कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी पूरा जीरो लिखना है, बिना कैलकुलेट करे, टाइम खराब किए बिना, सीधा आंसर। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस सेम है तो सारे स्टेट फंक्शन जीरो हो गए। अब क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा यू तो जीरो है, तो फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ये अपने साइक्लिक प्रोसेस के सॉल्व करने का तरीका हुआ। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आएगा। अब बस अगर हम W निकाल लेंगे तो Q अपने आप पता चल जाएगा। तो यार W निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है। तो आपको पता है कि जो वर्क डन है वो माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, और अगर इंटीग्रल ऑफ पी डीवी को हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दें तो ये एरिया अंडर द कर्व हुआ पीवी ग्राफ पे। ये चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है। तो हम प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम कर्व में जो एरिया अंडर द कर्व आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन। ये एरिया अंडर द कर्व हो गया V1 से V2 तक। पॉइंट ए से बी के बीच में अगर वर्क डन लिखना है तो एरिया अंडर द कर्व से पता चल जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, एक्सपेंशन है। प्रोसेस को ध्यान से देखो तो ये एक्सपेंशन है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो केमिस्ट्री में इसको लोग निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता था, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम जिसमें एक्सपेंशन की जगह कॉम्प्रेशन हो रहा होता। इसमें क्या चेंज होगा, जो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे थे वो बी से ए की तरफ जाने लग जाएंगे।
ऐसे मूव कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ये आपका कॉम्प्रेशन हो गया। कॉम्प्रेशन हो गया तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। तब उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो ध्यान रखना ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑपोजिट सिस्टम है। यही चीज अगर फिजिक्स में कभी भी आएगी तो फिजिक्स के केस में इसी को वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम तो सेम रहेगा, बट साइन बदल जाएंगे। ठीक है। अब देखो इसी प्रोसेस से अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है तो साइक्लिक प्रोसेस में देखो दोनों काम एक साथ होंगे, कुछ पार्ट वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और कुछ पार्ट वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो अगर इसी चीज को हम लोग हम साइक्लिक प्रोसेस का अप्लाई करते हैं, देखो इसी चीज को अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए बनाते हैं, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस का पीवी ग्राफ लेवन है आपको लेट से, ये हमने सपोज करो एक साइक्लिक प्रोसेस लिया। तो साइक्लिक प्रोसेस पे अगर हमने पॉइंट मार्क करा, दिस इज लेट से पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज लेट से पॉइंट 4। इसमें 1 2 3 4 1 जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, और लेट से हमारी ये साइक्लिक अभी साइकिल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगी। ठीक है। तो अगर हम पॉइंट 1 से 2 होते हुए 3 तक जाएंगे तो उसका एरिया अंडर द कर्व अगर मार्क किया जाएगा, ठीक है, तो अगर हम पॉइंट 1 से 2 होते हुए 3 तक जा रहे हैं तो उसके लिए जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, तो मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर रहा हूँ, तो एरिया अंडर द कर्व केवल ये वाला पार्ट आएगा। और जब पॉइंट 3 से 4 होते हुए 1 की तरफ जाएंगे तब इसका एरिया अंडर द कर्व होगा, वो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। तो देखो एक पोर्शन ऐसा आ रहा है तो ग्रीन और रेड में ओवरलैप होता जा रहा है। समझ में आया? तो उसमें देखो दो तरीके के वर्क डन बने हमारे लिए। तो जो हमने रेड से शेड किया है और एक ग्रीन से शेडेड एरिया है, तो जो ग्रीन शेडेड एरिया है ये 1 से 2 होते हुए 3 के बीच में जा रहा है। यहाँ से देखो एक्सपेंशन हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम था। और दूसरे वाले पार्ट में देखो जब ये 3 से 4 होते हुए 1 की तरफ जा रहा था, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम था।
उसका मतलब जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो हमारे लिए नेगेटिव वर्क की तरह काम कर रहा है, और जो रेड शेडेड एरिया है वो वर्क पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो हुआ वो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल हुआ, क्योंकि जो ग्रीन और रेड का डबल शेडेड एरिया वो तो जीरो हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट वर्क डन बचा वो क्या बचा, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो हुआ, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो हुआ वो हुआ एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू area enclosed by the cycle. Area enclosed by the cycle. अगर हमारी साइकिल जो है वो अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज में बनी है, तो रेड वाला एरिया ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती तो इसका उल्टा हो जाता, सॉरी क्लॉकवाइज साइकिल होती तो इसका उल्टा हो जाता। ये चीज यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। और ध्यान रखना ये कन्वेंशन केमिस्ट्री का है, फिजिक्स में एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट लिखना होता है। और अगर हम इसको केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो होगी इसका वर्क डन पॉजिटिव लिखेंगे, और जो क्लॉकवाइज साइकिल होगी उसका वर्क डन जो है वो नेगेटिव लिखेंगे। अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, तो जो भी आपने वर्क के लिए लिखा है हीट एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी, बट उसका साइन इसका ऑपोजिट लिखना है। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, तो जो हीट साइक्लिक प्रोसेस में आएगी नेट लिखेंगे तो वो भी एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल के इक्वल ही आएगा, बस साइन ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू की कंडीशन है। Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब हुआ हीट गिवन टू द सिस्टम is equal to work done by the system. Heat given to the system is equal to work done by the system. वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसका उल्टा लिखेंगे तो वर्क डन। एक कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन लिखेंगे तो इट इज अबाउट हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम। ध्यान रखना ये चीज जब फिजिक्स में वर्कआउट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को नेगेटिव लिख लीजिएगा, क्लॉकवाइज साइकिल को पॉजिटिव लिख दीजिएगा, क्योंकि वर्क डन का साइन फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो वर्क डन ना साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। दो तरह से मैंने शेडेड एरिया लिखे हैं, ग्रीन एक रेड। 1 से 2 होते हुए 3 तक जा रहे हैं, तो हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम लिख रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम लोग नेगेटिव वर्क डन लिख रहे हैं। और 3 से 4 होते हुए 1 की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं। रिजल्टेंट वर्क डन लिखेंगे तो जो एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नेट रिजल्टेंट जो हुआ वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन पॉजिटिव लिखा जाता है, क्लॉकवाइज साइकिल का वर्क डन नेगेटिव लिखा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स में एक्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वो नेगेटिव होती है, क्लॉकवाइज साइकिल वो पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन लिखूँ तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी अपने आप। यहाँ वाले कन्वेंशन से देख लो तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम था, इसको नेगेटिव लिखेंगे, फिजिक्स में आप इसको पॉजिटिव लिख लेना। वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, फिजिक्स में ये नेगेटिव लिखेंगे।
तो रिजल्टेंट आपको अपने आप साइन समझ में आएगा। केमिस्ट्री के एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज साइकिल नेगेटिव। इसमें एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। ठीक है, इसमें लास्ट प्रोसेस पे आता है, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी फर्स्ट लॉ तो सेम काम करेगा, Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। Q लिखने के लिए यहाँ पे एन सी डेल्टा टी यूज करेंगे। C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी होगा, C विल बी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, W लिखने के लिए यहाँ पे माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V लिखते हैं। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर लिखेंगे तो माइनस टाइम्स P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यहाँ पर जो P एक्स क्योंकि इरिवर्सिबल एक्सटर्नल प्रेशर से चलेगा, सो दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज योर पानी एक्सटर्नल। दे दो बेटा। So P external is external pressure. डेल्टा भी आपको वॉल्यूम चेंज पता है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मली रखते हैं। कांस्टेंट नहीं होगा तो इसमें भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर P एक्सटर्नल प्रेशर है तो हमने कांस्टेंट एज्यूम करके लिखा हुआ है। सही से लिखो तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख लो। P एक्सटर्नल जो हम लिख रहे हैं दिस इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी चेंज अगर लिखेंगे तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस पे इरिवर्सिबल प्रोसेस वर्कआउट कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो NCV डेल्टा टी आ जाएगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट गैस आइडियल होनी चाहिए। अगर गैस आइडियल नहीं होगी तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। तो आइडियल गैस के लिए अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो डेल्टा यू की वैल्यू NCV डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? So we'll stop here.